तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका ईवीएस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है दुर्व्यसन, ठीक है, जिसमें आपका नशाखोरी, धूम्रपान ये सभी आते हैं। इनमें से मतलब इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नशाखोरी कि नशाखोरी आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए नशाखोरी आखिर होता क्या है ये देख लीजिए। नशीले पदार्थों के सेवन करने की आदत या लत को हम नशाखोरी कहते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन करने की जो आदत होती है या फिर उसकी नशा करने की लत लग जाती है उसे हम नशाखोरी कहते हैं। मादक पदार्थ ऐसे प्राकृतिक अथवा रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपके मादक पदार्थ होते हैं। मतलब ये ऐसे रासायनिक व प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनके एक बार सेवन करने से व्यक्ति को उसको बार बार सेवन करने की क्या होती है, इच्छा होती है। ठीक है, इच्छा होती है तथा जिसका दुष्परिणाम बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, मतलब आपका जो मादक पदार्थ है उनके सेवन करने से वो दुष्परिणाम जो है बहुत ही लंबे समय तक रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया आपका नशाखोरी का परिभाषा। अब देखते हैं उद्दीपक। ठीक है, कि नशीली पदार्थ में कौन कौन सी दवाई ली जाती है। ठीक है, तो देखिए उद्दीपक दवाइयाँ कौन कौन सी है। ये ऐसी दवाइयाँ होती है जिसके सेवन से मस्तिष्क की क्रियाशीलता जो है बढ़ जाती है। मतलब जो आपके उद्दीपक दवाई होती है, अगर हम इनका सेवन कर लेते हैं तो हमारी मस्तिष्क की क्रियाशीलता जो है बढ़ जाती है। इन्हें हम अपर्स, पेप पिल्स या फिर स्पीड के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे अधिक प्रचलित कौन सी दवा है, एम्फोटेमाइन है। ठीक है, जो आपका उद्दीपक दवा है उनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित दवा कौन सी है, तो आप याद रखेंगे एम्फोटेमाइन है। ठीक है, इसके सेवन से उसमें अस्थायी रूप से स्फूर्ति आ जाती है। अगर व्यक्ति जो है इसका सेवन कर लेता है, मतलब उद्दीपक दवाई का सेवन कर लेता है, तो उस व्यक्ति में जो है अस्थायी रूप से स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है, तंदुरुस्ती आ जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप सभी को इसको पढ़ना जरूरी है, आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको इन सब का सेवन नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अवसादक दवाइयाँ। अवसादक दवाइयाँ किसे कहेंगे, वे दवाइयाँ जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती है उसे हम क्या कहते हैं, अवसादक दवाई कहते हैं। मतलब अवसादक दवाई ऐसी होती है जो हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती है। इसे आमतौर पर हम डाउनर्स कहते हैं। ठीक है, यह अवसादक पदार्थ के रूप में नसों एवं मांसपेशियों की क्रियाशीलता की गति को कम कर देती है। जो आपके अवसादक पदार्थ होते हैं, मतलब इस रूप में हमारी नसों एवं मांसपेशियों की क्रियाशीलता को कम कर देती है। इनके सेवन से हल्केपन और शांति का अनुभव होता है। ठीक है, जब इनका सेवन कर लेंगे तो हमें क्या लगेगा, हल्केपन महसूस होगा, शांति का अनुभव होगा। ठीक है, ये गोलियों के रूप में मिलती है। ये जो आपकी अवसादक दवाई है गोलियों के रूप में मिलती है। ठीक है, जैसे कि आपका मेड्रक्स हो गया, वेलियम हो गया और लिब्रियम हो गया। ठीक है, लेकिन जो आपका शराब है, शराब भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मादक पदार्थ के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मादक पदार्थ के सेवन के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहला है, नशा करने वाले व्यक्ति कई बार नशे में धुत होकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता है। ठीक है, आप देखे होंगे अपने आसपास में भी ऐसा होता होगा। मतलब जो व्यक्ति नशा करता है वो क्या करता है, अपने नशे की धुत में जो है अपने बीवी बच्चों को मारने पीटने लगता है। इस प्रकार जो है उनके परिवार में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है, हमेशा हिंसा होता रहता है एवं अशांति उसके यहाँ बनी रहती है। और कई बार तलाक या हत्या जैसी स्थिति भी आ जाती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि पति जो है नशे की धुत में अपनी पत्नी का चाकू से हत्या कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा पॉइंट की, मादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं व नींद उत्पन्न करते हैं। नशे की लत के कारण व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों जैसे कि चोरी, डकैती, स्मगलिंग आदि में फंस जाता है। इसके कारण परिवार और व्यक्ति दोनों जो है तबाह हो जाते हैं। नशाखोरी समाज पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। परिवार में किसी व्यक्ति के नशाखोर होने पर उसके बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है तथा उसकी भी नशा करने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं हम
नशाखोरी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से ठोस कदम उठाए गए थे, उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों के सेवन करने वाले लोगों के उपचार के लिए 3 प्रकार के केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, पहला काउंसलिंग सेंटर होगा, दूसरा आपका दी एडिक्शन सेंटर है और तीसरा आपका आफ्टर केयर सेंटर है। ठीक है, अब बात करते हैं काउंसलिंग सेंटर किसे कहते हैं। ठीक, काउंसलिंग सेंटर में आखिर क्या होता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति जो है नशा करता है या फिर दारू पीता कोई भी करता है, तो मतलब इस सेंटर में उसके क्या होती है, काउंसलिंग होती है। उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप जो है किस कारण से नशा कर रहे हैं, क्या वजह है। तो जो व्यक्ति जो रहता है, जो नशा करता है, वो बताएगा सर मैं इस कारण से नशा कर रहा हूँ। तो वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर में उनको समझाया जाएगा कि नशा करना बुरी बात है, आपका जो समय चल रहा है अभी ख़राब चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह अच्छा चलने लगेगा। इस प्रकार से वहाँ पर काउंसलिंग किया जाता है। अब बात करते हैं डी एडिक्शन। डी एडिक्शन सेंटर में क्या किया जाता है, इनमें बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। डी एडिक्शन में जो व्यक्ति जो है दारू पीता है, मतलब जो नशा करता है, उनके बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर नशा करेगा व्यक्ति तो उसके नशा करने से शरीर पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो डी एडिक्शन सेंटर में उसके शरीर का ट्रीटमेंट होता है। बात करते हैं दोस्तों हम आफ्टर केयर सेंटर में क्या होता है। कोई व्यक्ति जो है पहले नशा करता था, लेकिन जो है अब उसकी नशे की जो लत है अब छूट गई है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस सेंटर में यह व्यक्ति जो है अब भविष्य में दोबारा नशा की लत ना पड़ जाए या फिर दोबारा नशा ना करने लगे, तो लत छूटने के बाद दोबारा फिर लत लग जाती है, तो नशे की मुक्ति के बाद ये वाले सेंटर काम आते हैं। ठीक है, नशा छूट जाएगा तो ये वाला जो सेंटर है व्यक्ति के लिए काम आता है। ठीक है, ये तो हो गए आपके परामर्श। ठीक है, अब बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की। क्या फिर एनसीबी है क्या। मादक द्रव्यों की तस्करी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना जो है 17 मार्च 1986 को नई दिल्ली में की गई। ठीक है, ये डेट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डेट को आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित दवाओं तथा मानसिक उत्तेजना वाले पदार्थों, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के उत्पादन को नियंत्रित करने हेतु ऑर्डर 1993 में जारी किया। ठीक है, जिसे कब लागू किया गया था, 15 अप्रैल 1993 में। ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है, डेट को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है 1900 कब हुई थी, 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग द्वारा एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में 1968 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, तो 1968 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, कहाँ जी, इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। यह यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन को लागू करने के लिए स्थापित की गई है। ठीक है, ये तो हो गए आपके दुर्व्यसन। ठीक है, मतलब नशाखोरी हो गया। दुर्व्यसन में ये था आपका टॉपिक नशाखोरी। अब बात करते हैं हम क्या, धूम्रपान। धूम्रपान क्या होता है, अब देखिए होंगे, आप जानते होंगे अपने आसपास पे व्यक्ति जो है क्या करते हैं, मतलब सिगरेट वगैरह पीते ही होंगे। बात करते हैं अब धूम्रपान। ठीक है, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार या अन्य कोई वस्तु जो तंबाकू या ऐसे पदार्थों से बनी हो जिसे जलाकर उसके धुएं को मुंह से खींचा जाए तो धूम्रपान कहते हैं। मतलब जो आपका बीड़ी हो गया, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार या अन्य कोई वस्तु जो है तंबाकू से बनी हो जिसे जलाकर व्यक्ति जो है मुंह से धुएं को लेता है या फिर खींचता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, धूम्रपान कहते हैं। सिगरेट, बीड़ी, सिगार तथा तंबाकू में हानिकारक पदार्थ निकोटीन पदार्थ नामक निकोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। निकोटीन जो है शिथिलता पैदा करता है। इसका अधिक सेवन दिल की बीमारी, फेफड़े का कैंसर उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम धूम्रपान के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, धूम्रपान के दुष्परिणाम में है शारीरिक नुकसान। शारीरिक नुकसान क्या क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ। ठीक है, धूम्रपान में जहरीले पदार्थ जैसे कि निकोटीन हो गया, तार हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, बेंजोपायरिन आदि पाए जाते हैं, आदि होते हैं, जो हमारे शरीर के
अंगों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अधिक सेवन से फेफड़े, आंतों व गले का कैंसर, टीबी, हृदयघात, बांझपन, पाचन तंत्र का संक्रमित होना, उच्च रक्तदाब, मुंह व दांतों की बीमारियां आदि कई घातक बीमारियां हो जाती है। देखिए धूम्रपान करने के कितने ज़्यादा बीमारी हो सकते हैं। देखा जाए तो जितने भयानक बीमारी है वो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मांसपेशियों में कमजोरी। अगर व्यक्ति जो है धूम्रपान करता है तो धूम्रपान से मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है तथा हाथ पैरों में कंपन होने लगता है। ठीक है, याद करने की क्षमता में कमी। धूम्रपान करने वाले मानव की जो याद करने की क्षमता रहती है वह इच्छा शक्ति को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। ठीक है, धूम्रपान अगर व्यक्ति ज़्यादा ही सेवन करता है तो व्यक्ति की याद करने की क्षमता कम कर देता है, वह उसकी इच्छा शक्ति को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। आयु में कमी। आयु में कमी। धूम्रपान व्यक्ति की आयु को सामान्य व्यक्ति की आयु से 10 वर्ष कम कर देता है। ठीक है, बात करते हैं नैतिक पतन। धूम्रपान नैतिक पतन का एक रूप है। यह सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को प्रदूषित करता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के बच्चे, दोस्त व परिवारजन भी इस बुरी आदत की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं धूम्रपान को रोकने के लिए किए गए कौन कौन से उपाय है। ठीक है, तो उनमें से आपका पहला है सिगरेट कानून 1975। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहला तंबाकू निषेध कानून जो है 1975 में लागू किया गया। सिगरेट कानून 1975 के तहत जिसके तहत सिगरेट के प्रत्येक पैकेट एवं विज्ञापनों पर यानी कि एडवर्टाइजमेंट पर यह चेतावनी अवश्य लिखा होना जरूरी था, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। परंतु यह कानून सिगरेट के अलावा अन्य तंबाकू उत्पादों पर लागू नहीं होता था। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सार्वजनिक वाहन में धूम्रपान करना या थूकना निषेध किया गया। आप इन डेट को याद रखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। यहाँ पर भी सिगरेट कानून अधिनियम कितना है, 1975, इसको भी याद करते चलिएगा। 1955 के तहत तंबाकू से बनी वस्तुओं पर तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि चेतावनी वस्तुओं पर चेतावनी लिखा होना अनिवार्य किया गया। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम। देखिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम क्या है। दिसंबर 1991 में भारत सरकार द्वारा सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन कर फिल्मों में तंबाकू के सेवन को दर्शाने या प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति वाले दृश्य दिखाने वाले पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1992 में केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में संशोधन कर तंबाकू युक्त टूथपेस्ट व टूथ पाउडर यानी कि दंत मंजन के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। पेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 कोटपा। ठीक है, केंद्र सरकार ने तंबाकू या तंबाकू के किसी भी रूप में बने पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु 18 मई, कब है तो 18 मई 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 1 मई 2004 से इस अधिनियम को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। ठीक है, आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हर साल कब जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है तो 31 मई को आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2005 में वर्ल्ड नो तंबाकू डे के अवसर पर भारत सरकार ने फिल्म एवं टीवी सीरियल में तंबाकू के उपयोग के किसी भी रूप के दृश्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करते हैं हम मादक पदार्थों की लत को छुड़ाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली कौन कौन सी दवाई है। ठीक है, एक आपका मिथेडीन है, एक आपका पैथिडीन है। ठीक है,
जिनमें से जो आपका पैथिडीन है, ठीक है, प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया। जो आपका पैथिडीन है इसका प्रयोग जो है प्रसव पीड़ा को भी कम करने में किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मादक पदार्थों की लत को छुड़ाने के लिए दवाई कौन कौन सी ली जाती है। आपका एक आपका मेथिडीन लिया जाता है, दूसरा आपका पैथिडीन लिया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब गुटखा की, ठीक है। गुटखा आखिर होता क्या है? सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू धातुओं के वर्ग आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसर जन्य रोग भी होते हैं। जो आपके संश्लेषित पदार्थ होते हैं उनमें से कई पदार्थ जो है कैंसर जन्य रोग भी होते हैं। चलिए बात करते हैं अफीम की। अफीम जो है पादप, पैपावर, सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है। जो आपका अफीम है वो कौन से पादप के? पैपावर, सोमनीफेरम के कच्चे दूध को सुखाने से क्या बनता है? आपका अफीम बनता है। दूध में मतलब इस पादप के दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कोलाइड पाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख क्या क्या है आपको जानना जरूरी है। मार्फिन है, कोडेइन है, नार्कोटिन है तथा पैपावरिन प्रमुख है, ठीक है। अफीम जो है अफीम का सेवन जो है व्यक्ति जो है शांति या आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बनी नशीली पदार्थों का सेवन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य नशीली पदार्थ। कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश या फिर एलएसडी। एलएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको जानना जरूरी है। लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड होता है। अन्य आदि पदार्थ भी मादक पदार्थ के रूप में प्रचलन में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नशाखोरी के आर्थिक दुष्परिणाम। नशाखोरी के आर्थिक दुष्परिणाम किस प्रकार से हो सकते हैं? नशाखोरी की आदत से व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है। जो धन जो है परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं, बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह व्यक्ति जो है नशे की आदत भी खर्च कर देता है, जिससे घर की आर्थिक व्यवस्था जो है बिगड़ जाती है। अब बात करते हैं हम नशाखोरी के सामाजिक दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। नशाखोरी वाले व्यक्ति को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है कठिन हो जाता है। परिवार व समाज के लोग ऐसे व्यक्ति को अपराधों एवं व्यसनों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है। इतने जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने दुर्व्यसन में क्या क्या पढ़ा। आपका नशाखोरी पढ़ा, हमने धूम्रपान पढ़ा, हमने गुटखा पढ़ा और आपका अफीम पढ़ा, ठीक है। जितने भी नशीले पदार्थ हैं आज की वीडियो हमने पढ़ लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।